गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राष्ट्रीय स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सबका कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पॉलिटिकल साइंस के इस चैनल पर आज हम पढ़ते हैं बीए प्रथम वर्ष की जो पुस्तक है प्रमुख राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार। इसके तहत आज हम बच्चों व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने व्यवहारवाद के अर्थ स्पष्ट किया था और व्यवहारवाद के विकास के जो मूल चरण थे और जो मूल कारण थे उनके बारे में हमने विस्तार से विश्लेषण किया था। आज हम ये देखते हैं कि जो व्यवहारवाद की स्थापना की गई थी, जो सिद्धांत है उसकी मान्यताएं क्या क्या है और किस आधार पर व्यवहारवाद अपने सिद्धांत की स्थापना कहता है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद को बौद्धिक प्रवृत्ति या शैक्षिक एक ठोस शैक्षिक आंदोलन की संज्ञा डेविड ईस्टन ने दी थी। तो इस तरह से देखें तो व्यवहारवाद का जो सामाजिक शोध की एक ऐसी पद्धति माना जाता है जो समाज में रहने वाले मनुष्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करती है, राजनीति शास्त्र का अन्य समाज शास्त्रों के साथ संबंध बढ़ाना चाहती है तथा इसका उद्देश्य नए तथ्यों, नई पद्धतियों तथा नई तकनीकों के माध्यम से एक व्यवस्थित सिद्धांत की स्थापना करना है। और इस व्यवस्थित सिद्धांत को स्थापना करने के लिए डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक थी जो उनका प्रमुख लेख था द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, उसमें उन्होंने व्यवहारवाद के लक्ष्यों एवं सिद्धांतों के बारे में विस्तार से वर्णन किया, उसका विश्लेषण उन्होंने किया है। तो इसके आधार पर डेविड ईस्टन ने जो व्यवहारवाद के 8 जो मूल सिद्धांत या मूल मान्यताएं उन्होंने मानी है। इनमें उनका सबसे पहला सिद्धांत वो नियमन मानना चाहता है, जो उनके वेरिफिकेशन जिसे कहते हैं। तो उनका मानना है व्यवहारवादियों के अनुसार जो मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ पाई जाती है जो कि बार बार उभर कर सामने आती है और इस तरह से मानव व्यवहार के में जो ये नियमितता पाई जाती है, नियमन का जो स्वरूप है, नियमितता का है, उसके आधार पर हम राजनीतिक व्यवहार को समझ सकते हैं और सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है, तब भविष्यवाणी भी की जा सकती है। अर्थात नियमन या इसको नियमितता भी कहते हैं। तो ये सिद्धांत ये मानता है कि मानव व्यवहार के अंदर कुछ नियमितता पाई जाती है और इन नियमितता के आधार पर हम राजनीतिक व्यवहार को, मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है उसको हम समझ सकते हैं। दूसरी उन्होंने मान्यता मानी है मूल, वह है सत्यापन। सत्यापन का मतलब है कि व्यवहारवादियों के अनुसार हमें ऐसे तथ्यों का संकलन करना चाहिए जिनकी पुनः जांच संभव हो सके और मानव व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को दोबारा जांचने तथा उसकी पुष्टि करने की प्रक्रिया सत्यापन कहलाती है। सत्यापन का तात्पर्य है कि हम किसी एक सिद्धांत का, किसी एक तथ्य के बारे में बात करते हैं तो उस तथ्य को हम दूसरी परिस्थितियों में देखें या कहीं और परिस्थितियों में जाकर उसका विश्लेषण करें तो उसका वही निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा जैसे कि अभी हमने निष्कर्ष निकाला है। तो यानी कि उसके सत्यापन किया जा सकता है, उसका दूसरी परिस्थितियों में भी उसका विश्लेषण किया जा सकता है। तो इस तरह से मानव व्यवहार के संबंध में जो सामग्री एकत्रित की जाती है उसको दोबारा भी उसका जांचा जा सकता है, उसको पुष्टि की जा सकती है और ये क्रिया है सत्यापन कहलाती है। और व्यवहारवादी है और सत्यापन को अपनी एक विशेषता के रूप में दिखाते हैं। तीसरी जो उन्होंने विशेषता बताई है वो है तकनीकी प्रयोग। उनका मानना है व्यवहारवादियों का कि हमें एक से अधिक सुनिश्चित परिणाम प्राप्त हम कर सकते हैं और इसके लिए उन्होंने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। और आगमनात्मक पद्धति के लिए उन्होंने इसके तहत उन्होंने सांख्यिकी, ग्राफ, सारणी आदि का प्रयोग करते हुए एक व्यवस्थित रूप से मानव व्यवहार का विश्लेषण करने का उन्होंने प्रयास किया है तकनीकी प्रयोग के माध्यम से। क्योंकि मानव व्यवहार का पर्यवेक्षण करने और उसका विश्लेषण कर उनको परिणामों को अंकित करने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है सांख्यिकी आधार पर और ग्राफ के माध्यम से या सारणी के माध्यम से। मानव व्यवहार का इन जो तकनीकें हैं इनका प्रयोग करके मानव व्यवहार को विभिन्न परिस्थितियों में समझा जा सकता है। तो व्यवहारवादी मानव व्यवहार को समझने के लिए तकनीक का प्रयोग करने पर बल देते हैं कि इसके माध्यम से वैज्ञानिक रूप से मानव का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। चौथी विशेषता उन्होंने मानी है परिमाणीकरण। परिमाणीकरण का क्या तात्पर्य है व्यवहारवादियों के अनुसार
कि मानव व्यवहार के संबंध में जो सामग्री एकत्रित की जाती है तथा जो तथ्यों का जो परिमाणीकरण या जो मापन किया जाता है, उसके अनुसार राजनीतिक व्यवहार का जितना अधिक मापन होगा उतना ही विश्वसनीयता को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात मानव व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है, उसकी उपलब्धियों के विवरण तथा जो उसको आधार सामग्री प्राप्त की जाती है, उनका लेखबद्ध करके उनको सुस्पष्ट रूप से उनका मापन किया जाना चाहिए। और मापन और परिमाणीकरण के का ये कार्य है, उनके अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे कार्यों के भी लिए प्रयोजन के लिए भी उनका उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब स्पष्ट है कि परिमाणीकरण या मापन के तहत मानव व्यवहार को मापने की और उसको समझने की कोशिश की जाती है। उसके आधार पर उससे विश्वसनीयता प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। पांचवी मूल विशेषता मूल्य जो है वह मूल्य निरपेक्षता। व्यवहारवादी जो है मूल्य तथा तथ्य दोनों को अलग अलग मानते हैं। उनके अनुसार राजनीतिक व्यवहार में वैज्ञानिकता की प्राप्ति के लिए मूल्य निरपेक्षता का समर्थन किया जाना चाहिए, क्योंकि मूल्य है उनमें नैतिक आदर्शों एवं कल्पनाओं का प्रयोग किया जाता है और आदर्श एवं कल्पनाओं का व्यवहार में या जो तथ्य है उनका उन कल्पनाओं का तथ्य के साथ संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ आदर्श रूप होती है। जो नैतिक आदर्श और कल्पनाएं हैं वो अमूर्त होती है और उनका जो है तथ्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यवहारवादी जो मनुष्य का अध्ययन करते हैं तो उसे मूल्यों से उसको पृथक करते हैं, नैतिकता से उसे पृथक करते हैं, क्योंकि नैतिकता और मूल्य है ये व्यवहारिक नहीं है, ये आदर्श का स्वरूप, ये कल्पना है और उन कल्पनाओं का वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यवहारवादी हैं वो राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन करते समय उसे मूल्य निरपेक्ष रखना चाहते हैं। सातवीं जो छठी विशेषता उन्होंने मानी है क्रमबद्धीकरण, या जिसको हम कहते हैं व्यवस्थाबद्धीकरण। तो इसके अनुसार व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीतिक तथ्यों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए ताकि सिद्धांतों का निर्माण हो सके। अर्थात जो क्रमबद्ध रूप से उसको व्यवस्थित रूप से राजनीतिक तथ्यों का विश्लेषण कर उसका व्यवस्थित करना चाहिए, ताकि जो सिद्धांत जब हम बनाएं तो उन सिद्धांतों को बनाने में हमें परेशानी नहीं हो तथा शोध तथा सिद्धांत जो निर्मित हो उनमें आपस में सामंजस्य की स्थापना हो सके। इसलिए क्रमबद्धीकरण पर, आंकड़ों के जो है व्यवस्थीकरण पर व्यवहारवादी जोर देते हैं। सातवीं मान्यता उनकी है विशुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी जो है प्राकृतिक विज्ञानों के समान ही राजनीतिक शास्त्र को एक विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए उनके अनुसार राजनीति एक विशुद्ध विज्ञान है और राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए यह प्रभावशाली होगा कि इसे एक विज्ञान के रूप में ही उसका अध्ययन किया जाए और उसका विशुद्ध विज्ञान के रूप में राजनीतिक विज्ञान की स्थापना की जाए। आठवीं इनके जो मान्यता है वह समग्रता, इसे एकीकरण भी कहते हैं। तो समग्रता से व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीतिक शास्त्र का संबंध जो है अन्य समाज शास्त्रों के साथ भी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार मानव व्यवहार पर अनेक तथ्यों का प्रभाव पड़ता है तथा जो मानव के जो राजनीतिक पक्ष हैं उसके साथ साथ हम उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्ष का भी अध्ययन करते हैं। तभी हम मनुष्य का पूर्ण रूप से अध्ययन कर पाते हैं। जब उसका अध्ययन करते समय हम राजनीतिक उसके व्यवहार के साथ साथ जिस समाज में वो रहता है, जिस राजनीतिक जीवन का वह पालन करता है, तो उसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्ष का भी हम मनुष्य का अध्ययन करें। इसके द्वारा उसके द्वारा जो अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है। अंतः अनुशासनात्मकता का मतलब अन्य विषयों के साथ राजनीतिक शास्त्र को जोड़कर पढ़ा जाए, उसको समाज विज्ञान के साथ, अर्थशास्त्र के साथ, मनोविज्ञान के साथ और अन्य जो विषय हैं, सामाजिक विषय, उनके साथ राजनीतिक विज्ञान को जोड़कर पढ़ा जाए। इस प्रकार व्यवहारवादियों ने राजनीतिक शास्त्र को एक व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाने के लिए इसके राजनीतिक विज्ञान में सामान्य सिद्धांतों के निर्माण का प्रयास किया है और इसके लिए उस सिद्धांतों के निर्माण के लिए इन मूल 8 मान्यताओं पर वो जोर देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं राजनीतिक जो व्यवहारवाद का जिस स्थापना की थी डेविड ईस्टन और उसके अनुयायियों ने, तो उसकी आलोचना किस आधार पर व्यवहारवाद की जाती है कि व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहता था और उसके लिए उन्होंने तकनीक का प्रयोग किया।
और उसे मूल्य निरपेक्ष बनाया, उसमें समग्रता, क्रमबद्धीकरण और अन्य जो विज्ञान के जो गुण हैं उनको डालने की राजनीति विज्ञान में उन्होंने कोशिश की। तो इस जो व्यवहारवाद है उसकी आलोचना भी की जाती है और सिबले ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि इसने यानी व्यवहारवाद की प्रमुख रूप से आलोचना की है कि इसने राजनीतिक विज्ञान को नीरस बना दिया है। नीरस यानी कि इसमें जो एक समन्वय था, एक समग्रता थी राजनीतिक विज्ञान में, एक सरसता थी, उसको हटकर इसको पूर्ण रूप से वैज्ञानिक बनाने के चक्कर में इसको राजनीतिक विज्ञान को है व्यवहारवाद ने बिल्कुल नीरस बना दिया है। आलोचना के लिए लियो स्ट्रॉस, कार्ल डाइच, रॉबर्ट डहेल आदि ने व्यवहारवाद के आलोचना की है। और उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं व्यवहारवाद के आलोचना में, उनमें सबसे पहले यह माना जाता है कि उसमें अत्यधिक शब्दों का आडंबर बहुत ज़्यादा है। व्यवहारवाद ने जो शब्दावली अपनाई वो बिल्कुल अपरिचित थी, उसमें नए नए शब्दों का प्रयोग किया गया था और जो वाक्य रचना की गई थी वो बहुत ही शुष्क थी, यानी कि उसमें एक सरसता नहीं थी। और व्यवहारवादी विचारकों ने भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया और ये एक आडंबर सा बन गया, शब्दों का आडंबर सा बन गया। जिस प्रकार वकील निरर्थक दलीलें दिया करते हैं उसी प्रकार जो है व्यवहारवाद ने एक शब्दों का जाल बनाकर रख दिया था राजनीति विज्ञान में। और उसके फलस्वरूप जो एक सुनहरे जो शब्द जाल थे उसमें राजनीतिक विज्ञान की आत्मा तड़पने लगी थी। MP शर्मा ने कहा है कि तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतवादियों ने एक नया उलझने वाला फूहड़ शब्द जाल आविष्कृत कर दिया था, जो कि जिसमें कोई पढ़ने में कोई रुचिकर नहीं था, जो सिर्फ ऐसा लगता है कि एक जाल है, एक जकड़न उसमें महसूस होती थी। तो इसने राजनीतिक विज्ञान को एक शब्द आडंबर के रूप में बनाकर रख दिया था। दूसरी आलोचना ये की जाती है कि राजनीतिक व्यवहार की गलत धारणा उन्होंने प्रस्तुत की थी व्यवहारवाद ने, क्योंकि जो व्यवहारवाद है उसका जो हम देखेंगे राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करें तो राजनीतिक विज्ञान का जो मूल आधार है अध्ययन का वो है मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते समय व्यवहारवादियों ने जो नियमितता पर अत्यधिक बल दिया और मनुष्य के व्यवहार को जो सामान्य नियम और गुण बनाने का उन्होंने कोशिश की थी। तो मनुष्य जबकि ये एक उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जो व्यवहारवादी घटनाओं के पीछे सामान्य नियम एवं नियमितता खोजने की कोशिश करते हैं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार परिवर्तनशील है, वो बदलता रहता है। तो किसी भी सामान्य नियम या नियमितता की कल्पना या उसकी स्थापना नहीं की जा सकती। राजनीतिक विज्ञान को उन्होंने विशुद्ध विज्ञान बनाने की कोशिश की व्यवहारवादियों ने। तो राजनीतिक विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाना संभव नहीं है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक विज्ञान की तरह कोई विज्ञान नहीं है जिसमें 2 और 2 4 होते हैं, या कोई भौतिक शास्त्र नहीं है, बल्कि एक सामाजिक विज्ञान है राजनीतिक विज्ञान। और उसमें और प्राकृतिक विज्ञान में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। जो प्राकृतिक विज्ञानों में जो जटिलता देखी जाती है वो हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत उसको लागू नहीं कर सकते हैं, उसकी तरह मापन या सत्यापन नहीं किया जा सकता मनुष्य के व्यवहार का। और इन्हीं कारणों से जो है राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक या भौतिक विज्ञानों के समक्ष बनाने का प्रयास है वो एक निरर्थक सा मालूम होता है। तो कॉल पॉपर हैं जो व्यवहारवाद के आलोचक हैं, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान की जो भविष्यवाणी होगी वो अगर मगर से आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते राजनीतिक विज्ञान में मनुष्य के व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी, क्योंकि मनुष्य के व्यवहार परिवर्तनशील है और किस परिस्थिति में मनुष्य क्या व्यवहार करेगा ये भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। आगे हम देखते हैं कि व्यवहारवाद में मूल्य निरपेक्षता पर बहुत बल दिया है, और चूँकि यह संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है उसके कुछ न कुछ मूल्य या निष्कर्ष, कुछ मूल्य या उसकी कुछ कल्पनाएं अवश्य होती हैं। तो मूल्य उसके बिना हम राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो मूल्य निरपेक्षता का जो व्यवहारवाद ने कॉन्सेप्ट दिया था वो यथार्थ प्रतीत नहीं होता है। लियो स्ट्रॉस के शब्दों में मूल्य निरपेक्षता का परिणाम गटर की विजयी ही हो सकता है, और यही हुआ भी। एक बहुत जो लियो स्ट्रॉस हैं उनका ये मूल्य निरपेक्षता के खिलाफ जो व्यवहारवाद ने अपनाई थी उनके खिलाफ जो उनका कोटेशन है बहुत प्रसिद्ध है कि मूल्य निरपेक्षता का परिणाम गटर की विजय हो सकता है, और यही हुआ भी।
आगे हम देखते हैं कि ये अत्यंत खर्चीली प्रणाली भी है। व्यवहारवाद के लिए जो शोध पद्धति अपनाई जाती है उसमें अमेरिका में जैसे इसको अपनाया गया था, वहाँ करोड़ों डॉलर खर्च किए गए थे, उनका बार बार सर्वेक्षण किया गया, आंकड़े एकत्रित किए गए, उनका विश्लेषण किया गया, विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया गया। तो ये एक बहुत ही खर्चीली है और राजनीतिक विज्ञान के जैसे व्यापक विषय में यह प्रणाली संभव नहीं मानी जा सकती। इसके अलावा कुछ अन्य आलोचनाएं की जाती है कि व्यवहारवाद में जैसे तकनीकों पर, आंकड़ों पर और अत्यधिक बल दिया जाता है, जिसके कारण व्यवहार जो राजनीतिक विज्ञान है वो एक नीरस विषय बनकर रह जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि व्यवहारवाद में जो पद्धतियों का प्रयोग किया था, संख्यात्मक पद्धति से मानवीय स्वभाव का मापन करने की कोशिश की थी, तो ये संभव नहीं है क्योंकि संख्यात्मक प्रणाली के द्वारा मानवीय स्वभाव के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसके मात्रात्मक अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन मानव स्वभाव इतना जटिल है कि इसके अंतर्गत उसके जो मन में क्या, अंतर्मन में कितनी गहराई है, उसकी जटिलता, उनकी सूक्ष्मता का मापन किसी भी मापक पद्धति से नहीं संभव है। और मनुष्य की मनोवृत्तियाँ तथा उसके प्रेरक कारणों का ज्ञान करना संभव नहीं है। इसलिए जो सांख्यिकी सारणी जैसे पद्धतियों का उन्होंने प्रयोग किया है वो मानव व्यवहार में संभव नहीं मानी जा सकती। इसके अलावा व्यवहारवाद के कारण जो राजनीतिक शास्त्र के स्वतंत्र अस्तित्व के खतरा पहुंचने की संभावना भी पैदा हो गई थी। राजनीतिक विज्ञान को हम विशुद्ध विज्ञान नहीं कह सकते हैं। इस तरह से व्यवहारवाद की जो आलोचना की जाती है और अंत में व्यवहारवादियों को भी इसके संबंध में कुछ उत्तर व्यवहारवाद के रूप में संशोधन करना पड़ा था। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि व्यवहारवाद का योगदान या महत्व क्या है। तो महत्व की जब हम बात करें तो व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र, स्वरूप तथा जो उसकी अध्ययन पद्धतियाँ थी उसमें व्यापक परिवर्तन किया और राजनीतिक विज्ञान को एक सिर्फ आदर्शात्मक के विज्ञान से निकालकर उसे वैज्ञानिकता प्रदान करने की व्यवहारवाद ने कोशिश की थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवहारवाद का पक्ष माना जाता है राजनीतिक विज्ञान में कि उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को एक सिर्फ आदर्श से निकालकर उसे वैज्ञानिकता प्रदान करने का प्रयास किया था। इसके अलावा व्यवहारवाद के कारण राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक संस्थाओं के स्थान पर सिर्फ जो पहले जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में इसमें राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था, तो व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक संस्थाओं के स्थान पर मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर भी बल दिया है। और व्यवहारवाद का अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ है राजनीतिक विज्ञान में और इसके माध्यम से राजनीतिक विज्ञान को व्यापक बनाया गया और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जोड़कर राजनीतिक विज्ञान को पढ़ने के प्रयास किया गया है। और साथ ही हम देखते हैं कि एक यथार्थवादी अध्ययन राजनीतिक विज्ञान में शुरू हुआ है व्यवहारवाद के कारण और व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान को नई पद्धतियों, वैज्ञानिक पद्धतियों एवं तकनीक है जो राजनीतिक विज्ञान को प्रदान की है। इस तरह से देखते हैं कि इस तरह हम देखें तो व्यवहारवाद है वो किसी न किसी राजनीतिक विज्ञान में एक क्रांति के रूप में उभर कर सामने आया था और जिसने राजनीतिक विज्ञान को एक नया स्वरूप, एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया और उसके आगे चलकर व्यवहारवाद में कुछ संशोधन किए गए, उसे उत्तर व्यवहारवाद का नाम दिया गया और उत्तर व्यवहारवाद के माध्यम से हम उसका अध्ययन करेंगे आगे। लेकिन आज हम व्यवहारवाद के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।